तो हम आगे बात करते हैं, दक्षिण भारत की तरफ चलते हैं और सेम टाइम पीरियड देखते हैं कंटेम्प्रेरी नॉर्थ इंडियंस के साथ। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ इसकी, ये जो डायग्राम आपके सामने था, नॉर्थ इंडिया के अंदर जो ये टाइम पीरियड था 600 टू 750 सी। यहाँ पर आपने देखा थानेसर हरियाणा में थे पुष्यभूतिस और कन्नौज के अंदर थे मौखारीस। ठीक है, दक्षिण भारत के अंदर 600 से 750 सीई तक आपको देखने को मिलेंगी तीन डायनेस्टीज। ठीक है, जो कि एक दूसरे की कंटेम्प्रेरीज थी। पल्लवास ऑफ कांची, कांचीपुरम तमिलनाडु, चालुक्यास ऑफ बदामी यानी कि कर्नाटका, एंड पांड्यास ऑफ मदुरई अगेन तमिलनाडु। ठीक है, अब ये तीनों जो है टाइम पीरियड तो सेम ही है। तो दक्षिण भारत में अगर ये है तो उत्तर भारत में है पुष्यभूतिस और मोखारिस। ठीक है, तो हम इसके बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं और यहां पर देखते हैं जरा। तो पीरियड फ्रॉम 600 टू 750 सी साउथ इंडिया। जैसा कि हमने पहले देखा, जो ये टाइम पीरियड है, मतलब जैसा कि हमने पहले देखा, राइटर का यहाँ पर कहने से मतलब है कि प्रीवियस चैप्टर जो था गुप्ता एम्पायर, और जब वो ख़त्म हो रहा था, गुप्ता एम्पायर डिक्लाइन हो रहा था, हम लोग बात कर रहे थे गुप्तास के कंटेम्प्रेरीज के बारे में। वक्टक याद है, वक्टक डायनेस्टी दक्षिण भारत में। सातवाहंस भी आपने सुना होगा इससे पहले, है ना। तो 300 से 750 सीई तक पूरा का पूरा जो फेस है, इट मार्क्स द सेकेंड हिस्टोरिकल फेस इन द रीजन साउथ ऑफ द विंध्यास, यानी कि दक्षिण भारत के अंदर ये एक सेकेंड फेज माना जाता है। तो पहला जो हिस्टोरिकल फेज था दक्षिण भारत के अंदर, सेम प्रोसेसेस वहां पर कंटिन्यू रहे, लेकिन ये फर्स्ट हिस्टोरिकल फेज से अलग था। तो राइटर यहां पर अब आपको क्या करेगा, लास्ट के जो आप 1 से 1.5 चैप्टर तक जो पढ़कर आए हो, और यहां पर अब जो आप दक्षिण भारत की कहानी देखने वाले हो, आपको ये जो टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट मैं कोई चीज़ कह सकता हूँ, और मेंस में आपको फंसाने के लिए, प्रीलिम्स में आपको ट्रैप करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज़ हो सकती है आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी देने में, तो वो है ये टेबल। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में 50 पेज एक तरफ है, ये वाला आधा पेज का ये जो टेबल है ये एक तरफ है, इतनी है इसकी वर्थ। ठीक है, अब क्या है, देखो दक्षिण भारत में किंगडम्स एम्पायर्स तो बड़े टाइम से चले आ रहे थे, सेकेंड सेंचुरी बीसी से चले आ रहे थे। ठीक है, बीसी की बात कर रहा हूं मैं। फिर वो सी तक कंटिन्यू भी रहते हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, पूरा का पूरा हमने टाइम पीरियड भी देखा था, सेकेंड सेंचुरी बीसी तो थर्ड सेंचुरी सी। ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है, अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि जो फर्स्ट हिस्टोरिकल फेज था, ये सेकेंड हिस्टोरिकल फेज जो कि 300 से 750 सी तक है, उससे कैसे अलग है। मेजर किंगडम्स जो फर्स्ट हिस्टोरिकल फेज में थे दक्षिण भारत में, वो थे सातवाहंस, चोला, चेरास एंड पांड्यास। इनमें से केरला पुत्र हम किसको कहते हैं, चेरास को कहते हैं। अब देखो ये टेबल इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं इसके ऊपर इतना ओवर एम्फेसाइज क्यों कर रहा हूं। अगर आप यहां पर इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पर आओगे ना, जब हमने शुरू करा था, तो यहां पर ये क्या बोलता है, 800 से 1200 सीई में आगे चलकर दक्षिण भारत में आपको चोलास की सुप्रीमेसी देखने को मिलती है। अब चोलास को आप पहले भी मेरे साथ पढ़कर आ चुके हो प्रीवियस चैप्टर्स में। ठीक है, आप मेरे साथ पांड्यास भी पढ़ चुके हो, लेकिन इनकी सुप्रीमेसी अब जो है वो आगे तक कंटिन्यू रहती है। तो आपको ये टेबल यही बता रही है कि ये जो पुराना टाइम फ्रेम था, ये पूरा का पूरा एक सेंचुरी का, 1000 सालों का लगभग, 200 BC से लेकर 300 CE तक, ये सेकेंड हिस्टोरिकल फेज जो है दक्षिण भारत का, इन 3.5 सालों से 300 से 750, 3.5 सालों से कैसे अलग है, 450 साल। ठीक है, यहां पर जो था, यहां पर टाइम पीरियड है 3 मेजर किंगडम्स का, ये एरा है 3 मेजर किंगडम्स का। यहां पर थे सातवाहन, चोला, चेरा, पांड्या, इनका डोमिनेंस था। अच्छा, अब चोला, चेरा, पांड्या तो आपने तब से आप देख रहे हो, इनके पहली बार आपको झलक देखने को मिली थी, मौर्यंस के कंटेम्प्रेरी थे ये, याद है। और मौर्यंस ने विद रिस्पेक्ट टू अशोक, अगर मैं आपको बताऊं तो जब वो चक्रवर्ती सम्राट था, उसने नॉर्थ ईस्ट और फार साउथ इंडिया के अंदर ये रीजन को छोड़ रखा था, पता है वाली बात। तो 3 मेजर किंगडम्स इस एरा के कौन थे, पल्लवास ऑफ कांचीपुरम, चालुक्यास ऑफ बदामी एंड पांड्यास ऑफ मदुरई। ठीक है, बात करते हैं फर्स्ट हिस्टोरिकल फेज की।
तो इट वॉज मार्क्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ न्यूमरस क्राफ्ट्स, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल ट्रेड, वाइड स्प्रेड यूज ऑफ कॉइन्स एंड अ गुड नंबर ऑफ टाउन्स। एक्सटर्नल ट्रेड याद है श्रेया? साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ व्यापार होता था, श्रीलंका के साथ व्यापार होता था, इन सब का, चोलाचेरा पांड्यास के साथ, है ना, सातवाहंस का। अब यहाँ पर जो था सेकेंड हिस्टोरिकल फेज में, ट्रेड, टाउन्स एंड कॉइनेज डिक्लाइंड इन दिस फेज। अब यहाँ पर ज़्यादातर जो इकोनॉमी थी इट वॉज एग्रीरियन इकोनॉमी। जब ये ट्रेड ही डिक्लाइन हो गया तो ना ही आपको एक्सटर्नल ट्रेड के बारे में तो भूल ही जाओ, इंटरनल ट्रेड भी ज़्यादा कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा, डिक्लाइन हो गया। ठीक है, अब फिर जब व्यापार से जब पैसा नहीं आएगा तो फिर जो गांव है कभी शहर नहीं बन पाएंगे, तो टाउन्स के अंदर डिक्लाइन देखने को मिलता है। और जब आमदनी ही नहीं है, जब एक तरीके से वो राज्य कृषि प्रधान हो गया है, यानी कि एग्रीकल्चर वहां पर डोमिनेट कर रहा है, तो सिक्के काय को बनेंगे, क्यों बनेंगे? ठीक है, पहले हिस्टोरिकल फेज में दिस पीरियड ऑफर्ड पैट्रोनेज टू बुद्धिज्म, जैसा कि हमें यहाँ पर एक्सटेंसिव बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट देखने को मिलते हैं आंध्र प्रदेश के आसपास, महाराष्ट्र के आसपास, कुल मिलाकर नर्मदा नदी के दक्षिण साइड पर। ठीक है, यहाँ पर क्या था, केव इंस्क्रिप्शंस आल्सो पॉइंट टू द एग्जिस्टेंस ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म इन द सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, सेकेंड हिस्टोरिकल फेज में लेकिन मोर एम्फोसिस ऑन ब्राह्मणिज्म and more instances of Vedic sacrifices by kings. Jainism was restricted to Karnataka and culture of megalith, याद है, बिग स्टोन्स, बोल्डर स्टोन्स और मेगालिथिक ब्यूरल सिस्टम मैंने आपको पढ़ाया था। आगे चलकर यही जो कल्चर है, फिर ये बड़े बड़े जो स्टोन्स है ना, इन्हीं के बनेंगे रिचुअल वर्शिप के सेंटर्स, यानी कि टेम्पल कंस्ट्रक्शन। देख रहे हो, कल्चर ऑफ मेगालिथ जो है, मतलब मेगालिथिक ब्यूरल है, ब्यूरल और मंदिर का कुछ लिंक नहीं है। ये बड़े बड़े पत्थर जो एक तरीके से शमशान घाट हैं, ये बड़े पत्थर आगे चलकर एक नक्काशी में कन्वर्ट होंगे और दक्षिण भारत के लोग, दक्षिण भारत के जो राजा महाराजा हैं, उससे वो टेम्पल बनाने का सोचेंगे। और यहां पर एक स्टाइल इमर्ज होकर आएगी टेम्पल की, कौन सी थी वो? द्रविडियन स्टाइल। पढ़ाया था ना मैंने आपको, ऊपर से उसका जो टॉप होता है वो पॉइंटेड नहीं होता, वो किसकी तरह होता है? संदूक की तरह होता है। संदूक समझते हो नहीं, मतलब तिजोरी टाइप, मतलब वैसा। ठीक है, वो फ्लैट होता है ऊपर से। तो एपिग्राफ्स पर मोस्टली रिटन इन प्राकृत, यहां पर ब्राह्मणिज्म के ऊपर एम्फसाइज करा गया और बुद्धिज्म वगैरह सब डिक्लाइन हो गया। संस्कृत बिकेम द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द पेनिनसुला एंड मोस्ट चार्टर्स वर प्रिपेयर्ड इन इट। मतलब राजा महाराजाओं के द्वारा जो फरमान इशू जो करे जाते थे, हमें कैसे पता लगता है कि संस्कृत प्रोमिनेंट लैंग्वेज यहाँ पर बन गई? बिकॉज राजा महाराजाओं के द्वारा फरमान जो इशू करे जाते थे वो संस्कृत में करे जाने लगे। ठीक है, ये पूरा का पूरा सिनेरियो था। अब यहां पर अगर हम बात करें, इधर हम शुरुआत करते हैं अपनी डिस्कशन की 600 सी, 6 सेंचुरी सी, 6 सेंचुरी एडी दक्षिण भारत में चालुक्यास के साथ। ठीक है, लेकिन आपको यहां पर एक बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव मिलेगा। वैसे तो यहां पर चालुक्यास और बादामी के बारे में जिक्र हो रहा है इस टेबल में, लेकिन हम ना ओवरऑल सारे के सारे चालुक्यास के बारे में पढ़ेंगे। अब आप कहोगे सारे के सारे चालुक्यास क्या है, मतलब सर क्या कहना चाह रहे हो आप? चालुक्यास ना एक नहीं थे, सिर्फ बादामी रीजन के नहीं थे, वेस्टर्न चालुक्या थे। ठीक है, और फार वेस्टर्न चालुक्यास थे, ईस्टर्न चालुक्यास भी थे, हम ये देखते हैं। लेकिन चालुक्यास, एक बात याद रखना, थे ये दक्षिण भारत के अंदर ही, और कहीं देखने को नहीं मिलेंगे आपको ये। तो वेस्टर्न चालुक्यास और बादामी, जैसा कि हमने पहले डिस्कस करा हुआ है, महाराष्ट्र के नॉर्दर्न साइड में और विदर्भ रीजन में, बेरार रीजन में सातवाहन जो थे, सातवाहन वर सक्सीडेड बाय वक्टक। और वक्टक किसके कंटेम्पररी थे उत्तर भारत में? गुप्तास के। याद है, प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था ना हमने ये वाली चीज, कि भूल गए? तो वक्टास जो थे, देवर फॉलोड बाय चालुक्यस ऑफ बादामी, यानी कि दक्षिण भारत के अंदर। अब आपको प्रीवियस 3 चैप्टर का इसने पूरा का पूरा एक सिनेरियो दे दिया है। सातवाहंस, नंबर 2 वक्टक, उसके बाद फाइनली चालुक्यास। अब ये जो चालुक्यास जो थे, सबसे पहले इनका आगमन होता है बादामी रीजन में। अब बादामी कहाँ है? बादामी है कर्नाटका में। ठीक है, बादामी केव्स के बारे में आपने सुना होगा। बादामी केव्स, ठीक है, कर्नाटका में लोकेटेड है। और वो कौन सी जगह है, वो कहाँ पर है? श्रवण बेलगोला, कर्नाटका में ही है क्या? है ना?
भद्रबाहु ने किसको संलेखना परफॉर्म करवाई थी यहां पर? चंद्रगुप्त मौर्य को। मैंने आपको पीके मूवी से ये दिखाए थे नहीं, ये वाला सीन दिखा चुका ना मैं आपको, एक गाना जो आमिर खान गाता है ना? 12 साल में, हर 12 साल में एक बार ये फेस्टिवल जो है वो आयोजित होता है, इसलिए यहां पर लिखा गया था आपको एक लाइन। अब ये रीजन कौन सा है? श्रवण बेलगोला वाला, कर्नाटका ना। मैं यहां से आपको ये वाली चीज दिखाना चाह रहा हूं। कहाँ गया ये? जैनिज्म वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू कर्नाटका। इस टाइम पीरियड में जैनिज्म वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू कर्नाटका, ठीक है। और ये सब चीजें कहां पर हैं? कर्नाटका के अंदर, ठीक है। और इसको कहा जाता है महामस्तक अभिषेक। किया वो इवेंट, हल्दी, दूध, बड़े सारे 12 या 24 कुछ इंग्रेडिएंट्स मिला मिलाकर पूरे पूरे एक के बाद एक इनके ऊपर से पूरे के पूरे इनको नहलाया जाता है वो डाल डालकर, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि वक्टक्स और फॉलोड बाय चालुक्यस ऑफ बादामी हु प्लेड अ प्रोमिनेंट रोल इन द हिस्ट्री ऑफ डेक्कन एंड साउथ इंडिया फॉर अबाउट 200 years, for about 200 years from the beginning of 6th century C. 9.10, ठीक है ठीक है। अब जो चालुक्यास थे दे वर मैरीटाइम पावर। मैरीटाइम पावर मतलब क्या? ज्यादातर फोकस वो किस पे करते थे? उनकी खुद की वाटर पॉलिसीज पर, ठीक है, नेवी पर, मतलब देवर सुप्रीम नेवल पावर। अगर ऐसा था तो डेफिनेटली पोर्ट्स भी होंगे इनके पास, और अगर पोर्ट्स थे तो यहां पर व्यापार भी होता होगा, ट्रेड भी होता होगा, ठीक है। एंड दे सेट अप देयर किंगडम इन वेस्टर्न डेक्कन विद देयर कैपिटल एट बतापी, जो कि है मॉडर्न बदामी में, कर्नाटका रीजन में। तो अलोंग विद द चालुक्यास ऑफ बदामी, जिनको प्राइमरीली इन्हीं को हम लोग कहते हैं वेस्टर्न चालुक्यास, याद रखना। कर्नाटका वाले जो चालुक्यास हैं वो हमारे लिए वेस्टर्न चालुक्यास हैं, ठीक है। यहां पर देख लो एक बार के लिए। कर्नाटका रीजन वाले जो हम चालुक्यास हैं ये हैं हमारे लिए वेस्टर्न चालुक्यास, चालुक्यास ऑफ बदामी रीजन। एक आएंगे अभी आपको चालुक्यास ऑफ वेंगी, वो आंध्र प्रदेश के हैं, उनको ईस्टर्न चालुक्यास कहा जाता है। देख रहे हो, ईस्ट, ये ईस्टर्न साइड पे हुआ, ये वेस्टर्न साइड पे हुआ, ठीक है। मैं आपको पहले पूरे दिखा देता हूँ हर चीज़ से पहले, मैं ना एक बार के लिए आपको फैमिलियर करवा देता हूँ। रुक जाओ एक मिनट। यहाँ पर अगर आप इसको देखो, हम अभी पहले बात कर रहे हैं इसके बारे में, वेस्टर्न चालुक्यास ऑफ बदामी, ठीक है। अगर इन वाले चालुक्यास को अगर आपको देखना है तो ये आपको मिलेंगे इधर, इस रीजन के जो चालुक्यास आप उनको क्या कहोगे? वेस्टर्न चालुक्यास। उसके बाद एक आपको देखने को मिलेंगे ईस्टर्न चालुक्यास ऑफ वेंगी, ठीक है, इन आंध्र प्रदेश।
ये देख लो, वेंगी इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश वालों को आप क्या कहोगे? ये मैं आपको बच्चों की तरह इसलिए समझा रहा हूँ, बहुत बेसिक तरीके से। सबसे पहले तो आपके दिमाग में जैसे ही कोई फीचर्स आएंगे ना, एग्जाम में याद रखना पड़ेगा आपको, मीन्स में ये कि ईस्टर्न चालुक्य की बात हो रही है कि वेस्टर्न चालुक्य की बात हो रही है, या फिर एक और चालुक्य सभी है उनके बारे में बात हो रही है, ठीक है। और उनके फीचर्स, उनके रूलर्स पूछे जा सकते हैं। अब ये छोटा मोटा ग्रुप नहीं था। अगर मैं आपको आपके दिमाग में डर पैदा करवाऊँ ना, तो अगर आपको ये डर देखना है तो डर देखो यहाँ पर, ये देखो, ये जो वेस्टर्न चालुक्यास हैं, ये सिर्फ एक चालुक्य है वेस्टर्न चालुक्य। पुलकेशन 1, कीर्तिवर्मन 1, मंगलेश, पुलकेशन 2, ठीक है, विक्रमादित्य, विनादित्य, विजयादित्य, विक्रमादित्य 2, कीर्तिवर्मन 2, ये खत्म हुए। उसके बाद ये ईस्टर्न चालुक्यास ऑफ वेंगी। फिर यहाँ पर विष्णुवर्धन, विजयादित्य 2, विजयादित्य 3, भीम 1, विजयादित्य 4, ये खत्म हुए। अब आएंगे चालुक्यास ऑफ लटा। अब ये जो लटा है, लटा कहाँ पर है? गुजरात, गुजरात, ठीक है। तो देवर द चालुक्यास ऑफ गुजरात, जिनको सोलंकी रूलर्स भी कहा जाता था, जिनको सोलंकी रूलर्स भी कहा जाता था। तो ये जो है ये आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। अब इनका ऐसा कुछ नहीं है कि आप इनको ईस्टर्न वेस्टर्न या फिर वैसा कहो। जर्नली देखो, कुछ बुक्स जो हैं, कुछ हिस्टोरियंस हैं, गुजरात अब एक्चुअली पेपर, मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि गुजरात अब एक्चुअली वहाँ पर तो नहीं आता है। आप इसको थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं ना। गुजरात प्रॉपर तरीके से अब नॉर्थ में तो नहीं आता है, लेकिन अगर आप इसको देखो, अगर आप गुजरात को इसके कंपैरिजन में देखो, ये हो गए आपके ईस्टर्न चालुक्यास, सॉरी, ये हो गए आपके वेस्टर्न चालुक्यास, ये वाले आपके हो गए ईस्टर्न चालुक्यास। अब इसके कंपैरिजन में गुजरात तो ऊपर है ना, जो लटा की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो है, लेकिन आप इनको नॉर्थ वॉर्थ मत बोलो, बहुत सारी बुक्स मेंशन कर देती है कि नॉर्थ चालुक्य, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सोलंकी चालुक्यास होते हैं, इनको सोलंकी चालुक्यास बोला जाता है। लेकिन आप चालुक्यास ऑफ गुजरात सिंपली मतलब आप इनको बोल सकते हो लटा रीजन, ठीक है। तो ये है एक आपके ऊपर के जो है ये चालुक्यास, ठीक है। तो कर्नाटका के अंदर कौन सी जगह है, कहां पर आपको देखने को मिलती है? बदामी। आंध्र प्रदेश के अंदर आपको कहां देखने को मिलते हैं? वेंगी। गुजरात के अंदर क्या आपको कहां देखने को मिलते हैं? लटा। कोई बात नहीं, एक बार में नाम याद नहीं होगा, धीरे धीरे करके हो जाएगा लटा। और इनको क्या बोला गया आगे चलकर? सोलंकी। बेसिक एस्पेक्ट क्लियर हुआ? पहले आप बताओ, आगे कुछ भी पढ़वाने से पहले। फिर इनके हम रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे। निम्बर्क, बरप्पा, गोगी राजा, कीर्ति राजा, वत्स राजा, त्रिलोचन पाल, बस। तो चालुक्यास का टॉपिक बड़ा है, ठीक है। तो अलोंग विद द चालुक्यस ऑफ बदामी, अब हम बदामी पर आ गए, यानी कि कौन से चालुक्यास की बात कर रहे हैं, कौन से रीजन की बात कर रहे हैं? कर्नाटका की बात कर रहे हैं, लेकिन कौन से? वेस्टर्न चालुक्यास, ठीक है। तो अलोंग विद चालुक्यास ऑफ बदामी who are primarily called the Western Chalukyas, there were two other branches of the lineage who ruled independently। मतलब देख रहे हो, खानदानी जड़ यही है ना, इसमें इन्हीं की लीनेज है ना, बोल दिया गया ना, खानदानी जड़ यही है, लेकिन इंडिपेंडेंट तरीके से रूल कर रहे हैं। ईस्टर्न चालुक्यास ऑफ वेंगी, वेंगी कहां पर पड़ेगा? आंध्र प्रदेश, ये है ईस्टर्न चालुक्यास। और चालुक्यास ऑफ लटा, लटा कहां पर है?
पहले मुझे इतना बता दो सब लोग, एक बेसिक आउटलुक समझ में आया? आउटलुक जब तक नहीं समझोगे अंदर की बातें करना बेकार है। वो फिर रट्टाफिकेशन वाली बात है, वो तो फिर आप खुद भी पढ़ सकते हो। मैं भी डिस्कशन को वाइंड अप कर देता हूँ, रूलर्स के बारे में खुद पढ़ लेना। आउटलुक समझ में आया? पहले मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि चालुक्यास का अस्तित्व कहाँ कहाँ फैला हुआ है दक्षिण भारत में। अच्छा, अगर आपको कोई बोले कि चालुक्यास का अस्तित्व जिसके बारे में बात कर रहे हैं, मतलब इनकी पावर, इनकी सुप्रीमेसी या फिर इनका वर्चस्व, वो कहाँ से शुरू होता है? वो कहाँ से शुरू होता है? नहीं नहीं, मतलब मैं ऊपर से, मतलब नॉर्थ इंडिया से शुरू करते करते मैं जा रहा हूँ। कब इनका जो मतलब एक बेसिक एस्पेक्ट है वो शुरू हो जाता है देखने को। चलो एक हिंट देता हूँ मैं आपको। पुलिकेशन टू ने पुलिकेशन टू ने हर्षवर्धन को कौन सी नदी के किनारे हराया था? नर्मदा। अब याद करो, मैं हमेशा से आपको हिस्ट्री में जब भी मैं आपको कुछ भी कोई भी चैप्टर समझा रहा हूं, मैं आपको हमेशा क्या बोलता हूं? नर्मदा को आप मान लो अपनी लक्ष्मण रेखा, व्हेन यू आर रीडिंग हिस्ट्री, स्पेशली प्राचीन भारत, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। नर्मदा के ऊपर सारा का सारा उत्तर भारत, नर्मदा के नीचे सारा का सारा दक्षिण भारत, और नर्मदा खुद अपने आप में क्या? मालवा रीजन। यही बोल रहा हूं हर चैप्टर में लगातार, प्रीवियस 3-4 चैप्टर में। ये वाली बात याद रखना। तो यानी कि अब आपको कोई पूछे कि चालुक्यास का वर्चस्व कहां से स्टार्ट हो जाता है? कहां से स्टार्ट हो जाता है? नर्मदा नदी के नीचे से। नर्मदा नदी के नीचे से। यानी कि हम बात क्या करना, मतलब हम नर्मदा नदी को बेस ना मानकर हम बोलना ये चाह रहे हैं कि दक्षिण भारत, और दक्षिण भारत यहीं से शुरू हो जाता है। ज्योग्राफिकली भी तो यही होता है। बताओ, सेंट्रल इंडियन प्लेटू यहां से शुरू नहीं हो जाता है ना? अब जो वेस्टर्न चालुक्यास हैं, इन ऑर्डर टू एक्वायर लेजिटिमेसी एंड रिस्पेक्टेबिलिटी, आपको पता है इतिहास में हर कोई यही करा जा रहा है, देख लें ब्राह्मणिकल ओरिजिन, है ना, एस हरिति पुत्रस ऑफ द मान मानवीय गोत्र। मानवीय गोत्र के हरिति पुत्रस, इन्होंने अपने आप को बोला। ब्राह्मणिकल ग्रुप होता होगा कोई, हमें उससे कुछ नहीं लेना देना। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं कानकुश ब्राह्मण हूँ और उपमन्यु मेरा गोत्र है। ऐसे आप लोगों को अपना गोत्र भी पता होगा, आप लोगों को अपना रूट एंसेस्ट्री पता होगी, गोत्र तो एटलीस्ट पता होगा। आप में से कितनों को अपना गोत्र पता है? शायद आपको अपना गोत्र पता है? कौशल, आज मम्मा से पूछना, ठीक है? नहीं, मम्मा या पापा से पूछना एक बारी। और हो तो ब्राह्मणिकल उसमें ना, वर्ण सिस्टम के कंटेक्स्ट में, या क्षत्रिय हो? क्षत्रिय, अच्छा। तो देख, अच्छा तभी इतनी लड़ाकू हो तो मैं देख ब्राह्मणिकल ओरिजिन एस हरिति पुत्रास ऑफ मानवे गोत्र, ठीक है। द फाउंडर किंग ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज पुलकेशन वन। लेकिन कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आगे बढ़ने से पहले इतना जान लेते हैं, जितनी अभी हमारी नॉलेज है, जितनी अभी हमारी औकात है नॉलेज की, हर्षवर्धन को जान लेते हैं एक बारी। हर्षवर्धन को किसने हराया था? कौन से पुलकेशन ने? पुलकेशन टू ने। एक बार के लिए इसको देखना जरूरी है हमारे लिए, फिर आगे समझ में आएंगी चीजें हमें ज्यादा अच्छे से। पुलकेशन टू, ही वॉज डिफीटेड बाय, यानी कि यहां पर बात हो रही है हर्षवर्धन की, ऑफ विच डायनेस्टी, विच एम्पायर? वर्जन डायनेस्टी नहीं, आप इसको क्या बोलोगे? पुष्यभूतिस, ठीक है। अब यहां पर कहां गया ये वाला चीज? हाँ, पुलकेशन टू। और पुलकेशन टू ने इसको क्या टाइटल दिया था? लॉर्ड ऑफ एंटायर नॉर्थ। नहीं, पहले बताओ, लॉर्ड ऑफ एंटायर नॉर्थ, है ना? यानी कि पुलकेशन टू क्या कह रहा है? इसका वर्चस्व हर्षवर्धन का कहां पर है? कौन सी, अरे यार एक मिनट सुनो तो, कौन सी नदी के ऊपर? नॉर्थ ऑफ नर्मदा, ठीक है। यहीं हराया था ना इसको।
अब बोला क्या था इसको? सकल उत्तर पथ नाथ, सकल उत्तर पथ नाथ। ठीक है, क्लियर है? एक बार के लिए डायरेक्टली आ जाते हैं यहां पर पुलिकेशन 2 पर, और एक लाइन दिखा देता हूं। ही वॉज कंटेम्प्ररी ऑफ हर्षवर्धन, डिफीटेड हिम ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर नर्मदा। सबको भूल जाओ, अभी क्या पढ़ेंगे हम, क्या नहीं पढ़ रहे हैं, सब भूल जाओ। अभी जितनी नॉलेज अभी आप ले चुके हो प्रीवियस लेक्चर से, मैं एक बार के लिए बस वो पॉइंट दिखा रहा हूं। उसको उसने क्या बोला? लॉर्ड ऑफ एंटायर नॉर्थ। और एक टर्म क्या दिया उसको? ये टर्म याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये सकल उत्तर पथ नाथ। अब देखो, ही दस एक्वायर द टाइटल ऑफ, अपने आप को क्या बोलता था? दक्षिण पथेश्वर, लॉर्ड ऑफ द एंटायर साउथ। अब अगर प्रीलिम्स के अंदर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए, हु अमंग द फॉलोइंग पेयर्स इन द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया वर रिगार्डेड एज लॉर्ड ऑफ द एंटायर नॉर्थ एंड लॉर्ड ऑफ द एंटायर साउथ रिस्पेक्टिवली। अब रैंडम कोई से भी नाम उठाकर प्राचीन भारत में से यूपीएससी आपको देने लगे, दो दो के पेयर बनाते हैं। मतलब जैसे एक नाम लिखे एक्स वाई जेड डैश ए बी सी, एक नाम लिखे पी क्यू आर डैश एक्स वाई जेड, ऐसा करके दो दो के पेयर बना कर दे। ठीक है, अब आपको क्या किसके नाम याद करने? लॉर्ड ऑफ द एंटायर नॉर्थ कौन, किसको बोला जाता है इतिहास में? हर्षवर्धन को। लॉर्ड ऑफ द एंटायर साउथ पुलिकेशन 2, कौन किससे हारा? हाँ, हर्षवर्धन हारा। ठीक है, अब हर्षवर्धन सॉरी पुलिकेशन 2 ये भी किसी से हारेगा क्या? देखेंगे हम इसकी कुंडली देखेंगे अभी थोड़ी देर में। ठीक है, लेकिन पहले जो बात है स्टार्ट करते हैं हम लोग पुलिकेशन 1 से। द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज पुलिकेशन 1। अच्छा, ये अपनी लेजिटिमेसी और रिस्पेक्टेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए क्या क्लेम कर रहे हैं? वर्डनेस सिस्टम में कहां पर आते हैं? लेकिन ये खुद मां कसम खाकर बोल सकते हैं वाली बात? हमें नहीं पता है ना, और हम इस लफड़े में पढ़ना भी नहीं चाहते। हमें बस यहाँ से एक हिंट मिल जाती है अपने मेंस के लिए कि इस जमाने के रूल है, और ये कोई नई बात तो नहीं है, इसमें कोई आपको मतलब वैसा तो नहीं लगा कि कोई नया पर्सपेक्टिव मिल रहा हो। ये पर्सपेक्टिव तो लगातार हम 3-4 चैप्टर से डिस्कस कर ही रहे हैं, 3 से तो कर ही रहे हैं, लास्ट 3 चैप्टर से, कि रूलर्स को अगर वो जनता के लिए जनता की नज़रों में लेजिटिमेसी चाहिए, 2 काम हो सकते हैं। ब्राह्मण प्रीस्ट अश्वमेध यज्ञ करवा दे, मदद से तो उसी की होगा ना। मतलब देखो, घोड़ा वोड़ा आप काट कर भेजोगे, जो भी है सब कुछ करोगे, हवन जो अगले दिन होगा जिसमें हारे हुए राजा आएंगे, वो ब्राह्मण प्रीस्ट की निगरानी में तो होगा। या फिर ब्राह्मण प्रीस्ट पुरोहित कोई ऐसा रिचुअल क्लेम करवा दे कि जिसमें जो है आप एक हवन कुंड के पास बैठे हुए हो, हवन कुंड में अग्यारी कर रहे हो, मतलब स्वाहा कर रहे हो, और उसके बाद वो बोले कि अब इस सफल पूजा के बाद अब ये जो है ये ब्राह्मण बन चुके हैं या ये क्षत्रिय बन चुके हैं। ऐसा आपने देखा भी था ना, हर एक रूलर के कोई ना कोई जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे, उनको डर लगता था कि हम चलो इसको मार तो दिया हमने राजा को, इनके खानदान को हमने, इनका अस्तित्व तो खत्म कर दिया है, अब जनता की नजरों में लेजिटिमेसी कैसे पाए? पता है ना पहली बात आपको? तो उसके लिए किसका सहारा लिया जाता था इस जमाने में? ब्राह्मण प्रीस्ट का। ठीक है, तो पुलिकेशन 1, द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज पुलिकेशन 1 हु एस्टैब्लिश्ड द इंडिपेंडेंट पावर ऑफ दिस डायनेस्टी। Number 1 ruler, Pulication 1. 535 to 566 CE. He founded the kingdom with capital at Vatapi, Badami, Karnataka. इसने बड़े सारे शौरत सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करे थे, लाइक अश्वमेध, मतलब कंसर्न विद रिचुअल सेक्रीफाइसेस, जिसमें पूरा का पूरा आपकी लेजिटिमेसी क्लेम हो चुके हैं। ठीक है, तो जो ये है, ये जो वर्ड दे रखा आपको, श्रोत सेक्रीफाइसेस। श्रोत का मतलब बेसिकली होता है, इट इज अ संस्कृत टर्म। श्रोत सेक्रीफाइसेस का मतलब ये होता है जिसमें आपकी किसी ना किसी प्रकार की लेजिटिमेसी क्लेम हो सके, एक रिचुअल सेक्रीफिशियल ट्रेडिशन को
या एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के बाद। और उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, जो लगातार चला आ रहा है इतिहास में, किसका चला आ रहा है, अश्वमेध यज्ञ। ठीक है, लेकिन ये पूरी की पूरी बात कहाँ हो रही है, उत्तर भारत की, दक्षिण भारत की। अभी तक आप जो अश्वमेध यज्ञ की प्रोमिनेंस देख रहे थे वो कहाँ देख रहे थे, जितने चैप्टर्स में अभी तक आपने ज्यादातर जो देखा। 100% ऐसा मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम से दक्षिण भारत में एकदम से आ गया अश्वमेध यज्ञ, चलता तो पहले भी था, लेकिन ज्यादातर आप नॉर्थ इंडिया में देख रहे थे ना। अब हम कहां पर एंटर कर चुके हैं, साउथ इंडिया। दूसरा है कीर्ति वर्मन 1, 566 टू 598 सी। अगर देखो ऐसे कनेक्ट करते जाया करो रूल को, ठीक है, तो आपको इससे एक चीज पता लग जाएगी सेल्फ रीडिंग करते हुए भी, क्या ये इसके बेटे हैं, बड़े बेटे हो छोटे बेटे हो कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या इसके बेटे हैं कि नहीं। ठीक है, अच्छा अगर सबसे बड़ा बेटा ही आगे चलकर वंश को संभालेगा, राजगद्दी पर बैठेगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, क्या क्या टर्म देते हैं हम लोग उसको, प्राइमोजेनिसर। ठीक है, कीर्ति वर्मन 1 ये पुलिकेशन 1 का बेटा था, हु फर्दर एनलार्ज द किंगडम एंड डिफीटेड द कदम्ब ऑफ बनावसी नियर मैसूर, अगेन कर्नाटका, मौर्यस ऑफ द कोंकण। ये कुछ भी लिंक स्टैब्लिश नहीं है, ठीक है, ये मौर्यन एम्पायर की बात नहीं हो रही है, बस एक सरनेम एक फैमिली का, ऑफ द कोंकण रीजन एंड द नालास ऑफ द बस्तार एरिया। मतलब क्या कर रही है, एक्सपेंशनिज्म एंड कंसोलिडेशन। ठीक है, बाप की लेगेसी को कंटिन्यू कर रहा है। तो पुलकेशन 1 हो गया, कीर्ति वर्मन 1 हो गया। कोई खास बात है इनके बारे में, कोई भी खास बात नहीं है। मंगलेश, ठीक है, 598 टू 609 सीई। कीर्ति वर्मन 1 की डेथ के बाद एक खानदानी युद्ध छिड़ा कि गद्दी पर कौन बैठेगा। अ वॉर ऑफ सक्सेशन ब्रोक आउट बिटवीन हिज ब्रदर मंगलेश एंड नेफ्यू पुलकेशन 2, इन विच पुलकेशन 2 इमर्ज ट्रायम्फेंट। ठीक है, मतलब वो जीत गया। तो नेक्स्ट पर हम एकदम से आ जाते हैं, मतलब कुछ टाइम के लिए बना, देख रहे हो, भाइयों के बीच में आया ये। अब ये इससे एक चीज पता लग गई हमने, मैंने आपको क्या बताया, रूल को देखते जाया करो, कौन किसका बेटा है कौन किसका भाई है। तो कंटिन्यूशन में अब इसका कोई बेटा नहीं निकला। कीर्ति वर्मा की डेथ के बाद क्या बोला जा रहा है, अ वॉर ऑफ सक्सेशन ब्रोक आउट बिटवीन हिज ब्रदर मंगलेश एंड भांजा पुलकेशन 2, और ये जीत गया पुलकेशन 2। 610 टू 640 सी। सबसे पावरफुल और फेमस राजा रहा है इस डायनेस्टी का। डायनेस्टी का नाम क्या है, डायनेस्टी का नाम क्या है, वेस्टर्न चालुक्यास ऑफ, पूरा बोला करो, बादामी रीजन। ठीक है, तो यहां पर क्या है, पुलकेशन 2 मोस्ट पावरफुल एंड फेमस किंग ऑफ दिस डायनेस्टी, जिसने बड़ी सारी मिलिट्री सक्सेस पाई। हिज यूलॉजी वॉज रिटन बाय हिज कोर्ट पोएट रवि कीर्ति। ये मैं एनसीईआरटी में आपको 6 क्लास में पढ़ा चुका हूँ इसका नाम। ठीक है, इन द एहोल इंस्क्रिप्शन, याद है ये वाली कर्नाटका इंस्क्रिप्शन। ठीक है, विच डिस्क्राइब हिज विक्ट्रीज अगेंस्ट द कदम ऑफ बनावसी, Olupas and Gangas of Mysore, and he also led expeditions against Eastern Deccan kingdoms, South Kosal and Kaling, ओडिशा तक गया। He was contemporary of हर्षवर्धन और उसको हराया नर्मदा नदी के किनारे, and he thus acquired the title of दक्षिण पथेश्वर, लॉर्ड ऑफ द एंटायर साउथ। इसने अपने एम्बेसडर भी भेजे थे ईरान के राजा खुसरो टू के पास। द रिसेप्शन ऑफ दिस एम्बेसी इज डिपिक्टेड इन अजंता केव्स। और बस ये वाला पार्ट खत्म हो जान दो हमारा। फार साउथ वाला पलवास ऑफ कांचीवाद, इसके बाद हम डिफरेंस ही देखने वाले हैं। बस ये जहाँ तक ये वाला पेज खत्म हुआ ना, इसके बाद डिफरेंस देखेंगे अजंता अलोरा केव्स में। फिर वो चीज़ भी आपके लिए हमेशा के लिए कवर हो जाएगी आपकी, और आपका बेस बहुत अच्छा हो जाएगा उससे। ठीक है, ह्यून सेंग विजिटेड हिज किंगडम। ह्यून सेंग विजिटेड हिज किंगडम, ये इससे पहले किसके किंगडम में था, हर्षवर्धन। ठीक है, and he described that even though Puliketion II was Hindu, he was tolerant towards Buddhism and Jainism। ये देखो श्रेय, ये होता है रियल पर्सन, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, पहले वहाँ उसके साथ, ठीक है,
वो भाई साहब हार गए। किसने हराया? तो फिर बुद्धिज्म का पाठ पढ़ाने इंडिया में प्रमोट तो कर रही है ना सबसे पावरफुल को। अभी तक हर्षवर्धन था नज़रों में फेवरेट, अब वो हार गया, है ना। तो किसने हराया? पुलकेशन टू ने हराया हराया। तो चलो, नॉर्थ इंडिया बहुत देख लिया, अब थोड़ा सा दक्षिण भारत घूमने चलते हैं। ठीक है, चाइनीज, है ना, चिली चिकन। तो ही हैड कन्फ्लिक्ट्स विद द पल्लवास ऑफ कांची। ये ह्यून सेंग की बात नहीं हो रही है, पुलकेशन टू की बात हो रही है। ठीक है, ही हैड कन्फ्लिक्ट्स विद द पल्लवास ऑफ कांची एंड एनेक्स द रीजन बिटवीन कृष्णा एंड गोदावरी रिवर्स, पॉपुलरली नोन एज वेंगी, फ्रॉम द पल्लवास, एंड प्लेस्ड इट अंडर हिज ब्रदर विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन। और यही जाके आगे कौन सी फैमिली बनती है? चालुक्यास ऑफ वेंगी या फिर ईस्टर्न चालुक्यास। अब समझ में आया? इसकी भिड़प चल रही थी जो कांचीपुरम के तमिलनाडु के जो पल्लवास थे। ये इनका खानदान कहां पर है? इनका ये खानदान है, ये कहां पर है, कौन से स्टेट में? कर्नाटका में। अरे यार, ये क्या है? ये बदामीस क्या है? ये वेस्टर्न चालुक्य ऑफ बदामी कहां पर है इनका रूल? बदामी कहाँ है? कर्नाटका में। ठीक है, अब क्या है? ही हैड कन्फ्लिक्ट्स विद द पल्लवास ऑफ कांची, और इसने जो रीजन था कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच का, जिसको वेंगी रीजन बोला जाता था। अब मैं ये चीज़ ना आपको यहाँ से दिखाता हूँ, देख लोगे एक बारी। कृष्णा और गोदावरी, ठीक है। गोदावरी कृष्णा, ये वाला रीजन दिख रहा है आपको? ये पूरा का पूरा इधर। अब यहाँ पर अगर आप आओगे, ये देखो गोदावरी कृष्णा, ये इतने रीजन के ऊपर फोकस कर पा रहे हो। ये थोड़ा क्लियर नहीं है इसलिए मैं इसको यूज़ नहीं करना चाहता। ये देख रहा हो, फिर भी दिख रहा होगा आपको। ये वाला रीजन दिख रहा है इधर, इधर, यहाँ। अब आ जाओ इधर, इसको इसको देखो। ये वाला आंध्र प्रदेश वाला ऐसा इधर ही था ना, ये गोदावरी कृष्णा आंध्र प्रदेश वाला। ठीक है, यहाँ पर लड़ाई चल रही थी पल्लवास की, मतलब इनकी चल रही थी पल्लवास के साथ। ठीक है, और इसने जो ये रीजन था कृष्णा और गोदावरी के हिस्से के बीच का, जो कि पल्लवास के कंट्रोल के अंदर था, उसको छीन लिया। उसको उस जमाने में क्या कहा जाता था? कौन सा रीजन? वेंगी। ठीक है, वेंगी किसके कंट्रोल में था? पल्लवास। ठीक है, और इसने अपने भाई को वहां पर नियुक्त करा। भाई का नाम क्या था? विष्णुवर्धन। ठीक है, और इसने एक फैमिली की लेगेसी वहां से स्टार्ट करी, जो कि क्या बने? चालुक्यास ऑफ वेंगी एंड ईस्टर्न चालुक्यास। उसका परिवार आगे बढ़ा, वेंगी रीजन में है, वो बैठा हुआ है, इसने नियुक्त करवा दिया उसको। पल्लवास को यहाँ से खदेड़ मारा, बाहर फेंक दिया। तो ये कौन सा परिवार बना? चालुक्यास ही हैं, लेकिन ओरिजिनली ये लोग कर्नाटका से थे, बदामी के चालुक्यास। अब कौन से चालुक्य होंगे? अब जो फैमिली आएगी, वेंगी के चालुक्य। ठीक है, और इससे एक चीज और दिखाता हूं। अभी हम पढ़ने वाले वैसे अलग से, ये जो इनकी भिड़प चल रही है, ये चल रही है पल्लवास के साथ। पल्लवास इनके क्या है? कंटेम्प्रेरी। एक और कंटेम्प्रेरी है पांड्यास। ठीक है, बात क्या है यहाँ पर? ये भी तमिलनाडु, ये भी तमिलनाडु। ठीक है, और ये वेंगी रीजन। प्रॉपर तरीके से आज के टाइम में वेंगी रीजन आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है, बात ही है। ठीक है, एंड दस फर्स्ट एक्सपेडिशन अगेंस्ट द पल्लवास, हु वर एट द टाइम रूल्ड बाय महेंद्र वर्मन वन।
अभी हम पढ़ेंगे पल्लवास के बारे में, अलग से पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी। जो ये पल्लवास और ये जो पांड्यास है ना, पल्लवास पांड्यास और चोलास के बारे में बहुत अलग से पढ़ेंगे। अभी आप बस इतना जो ये बोल रहे हैं अभी आप उसको समझ जाओ। पहला एक्सपेडिशन अगेंस्ट द पल्लवास हु वर एट दैट टाइम रूल्ड बाय महेंद्रवर्मन वन, इट वॉज कंप्लीट सक्सेस। पुलकेशन टू मतलब उसकी तारीफें चल रही हैं। लेकिन सेकेंड एक्सपेडिशन अगेंस्ट द पल्लवास इट प्रूव टू बी अ कंप्लीट फेलियर, क्योंकि अब जो राजा था वो था नरसिम्हा वर्मन ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी। उसने मार दिया पुलकेशन टू को, उसने मार दिया। एंड ही अडॉप्टेड द एपिथेट मतलब टाइटल वतापी कोंडा, वतापी कोंडा। यानी कि पुलकेशन टू ने किसको हराया था? हर्षवर्धन को। कौन से हर्षवर्धन को, 1 या 2? एक ही था, ठीक है। चलो अच्छी बात है, बुद्धि काम कर रही है आप लोगों की, है ना। और पुलकेशन जो 2 है, यार माइक किसी की भैया आवाज़ आ रही है, बंद करो अपना माइक आ रही है, ठीक है। जो ये पुलकेशन 2 है, जो पुलकेशन 2 है वो किसके द्वारा खुद मारा गया? नहीं, नहीं, नाम क्या है, नाम क्या है? नरसिम्हा वर्मा, ठीक है, नरसिम्हा वर्मा। और उसने टाइटल क्या अडॉप्ट करा? वतापी कोंडा। पुलकेशन 2 ने क्या टाइटल अडॉप्ट करा था? दक्षिण पतेश्वर। और इसने टाइटल हर्षवर्धन को क्या दिया था? सकल उत्तर पथ नाथ, ठीक है, लॉर्ड ऑफ द एंटायर नॉर्थ। खुद के लिए टाइटल क्या रखा था उसके बाद, नर्मदा नदी में उसको हराने के बाद? दक्षिण पतेश्वर, ठीक है। और जिसने इसको मारा उसने क्या टाइटल रखा अपना? वतापी कोंडा, ठीक है। इजी है ना ये? है ना, घंटा इजी है, आज तक याद नहीं होता मुझे। हाँ वही तो जैसा करा था वैसा इसने मतलब देख भी लिया अपने जीवन में। तो द बदामी चालुक्य डायनेस्टी वेंट इनटू अ ब्रीफ डिक्लाइन फॉलोइंग द डेथ ऑफ पुलकेशन 2, क्योंकि इसके बाद इंटरनल राइवलरी वगैरह बढ़ गई। जैसे जिसके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है, आप एक चीज़ तो मान ही सकते हो कि उसका कंसोलिडेशन भाई इतना भयंकर होता है, इतना बढ़िया होता है कि उसके सामने कोई और टिक नहीं सकता, राइट। और फिर टेन्योर भी देख लो, कम से कम कितने साल का दिख रहा है यहाँ पर टेन्योर? 32 ईयर्स, 32 साल का, ठीक है। बदामी वॉज ऑक्यूपाइड बाय पल्लवास। क्यों? नहीं, वो तो ठीक है, कंटेम्प्रेरी थे। ऊपर से अभी कोई एबल रूलर होगा नहीं संभालने वाला, डर गया पूरा का पूरा खानदान इनका, है ना। क्योंकि ये पुलकेशन 2 ने जब महेंद्र वर्मन वन को जब हराया था वो सक्सेसफुल रहा था इसका एक्सपेडिशन। लेकिन पल्लवास के अगेंस्ट जब दूसरी बार पहल करने की कोशिश करी, नरसिम्हा वर्मन के सामने कुछ भी नहीं कर पाया पुलकेशन 2, है ना, और मार दिया गया युद्ध के मैदान में। पल्लवास ने दोबारा अपना वर्चस्व पाया, ठीक है, उस रीजन में। मतलब बदामी में तो वो कभी भी नहीं थे, लेकिन इनका ईगो क्यों हर्ट था? इनका ईगो क्यों हर्ट था? इसने भी तो ऐसे ही करा था, अपने भाई को वहां पर बिठा दिया था उनके रीजन में, है ना। विष्णुवर्धन, विष्णुवर्धन, ठीक है, दुश्मन को गहरा बिठा दिया था। कोई बात नहीं, बदामी, हाँ ये वर्मन है, वो वर्धन है, ठीक है। तो बदामी वॉज ऑक्यूपाइड बाय पल्लवास फॉर अ पीरियड ऑफ 13 ईयर्स, ठीक है, मोर देन अ डिकेड, ऑलमोस्ट 1.5 डिकेड। तो इट मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ अ लॉन्ग ड्रॉन पॉलिटिकल स्ट्रगल बिटवीन द पल्लवास एंड चालुक्यास। अब लड़ाइयाँ स्टार्ट हो जाएंगी। लड़ाई होती ही नहीं, पहल किसने करी है फालतू में? किसके खानदान ने करी है पहल? सब कुछ आराम से चल रहा था। नहीं, खानदान मतलब ये वेस्टर्न चालुक्य और बदामी, इन्होंने तो पहल करी। तुम्हें ज़्यादा चुल मची हुई थी पल्लवास को हराने की, अपने भाई को बैठाने की,
भुगतो अब परिणाम। पुलिकेशन 2। इसके बाद ये देख लो टाइम पीरियड 642 सी। इसके बाद एक वैक्यूम है बहुत बड़ा, क्योंकि बात हो रही है 655 की, ठीक है, 13 साल की बात हो रही है ना। तो 42 से 55 कितने साल होते हैं? 13 साल होते हैं। पलवास थे तो चौथा ये, पांचवा आएगा विक्रमादित्य 1। देखो यूपीएससी कभी भी इतनी खिलवाड़ तो नहीं करेगा कि आपको विक्रमादित्य ऐसे ही नाम दे दे, क्योंकि विक्रमादित्य तो फिर हमने प्रीवियस चैप्टर्स में भी बहुतों का नाम देखा है, गुप्ता एम्पायर में भी देखा है हमने, है ना। वो प्रॉपर तरीके से आपको मेंशन करके देते हैं कि विक्रमादित्य ऑफ चालुक्यास, विक्रमादित्य ऑफ पल्लवास, या जो भी है, मतलब जहाँ जहाँ पर भी वो यूज़ होगा वो प्रॉपर तरीके से देते हैं। अब मसला पूरा का पूरा ही है कि आपको पहचान में आना चाहिए वो। अब आप कह रहे हो एग्जामिनेशन हॉल में जाके, हाँ यार विक्रमादित्य पूरे कोर्स में मैंने नाम तो सुना है, बस ये नहीं पता कि कहाँ सुना है। अब पेपर ऐसा तो आएगा नहीं ना, आ सकता है वैसा कभी पेपर, ठीक है। 2024 का पेपर मैं बस ये कह सकता हूँ आपसे, जिनको फैक्ट्स के रट्टे मारने का बहुत ज़्यादा शौक रहता है जीवन में, उन्हीं का क्लियर हो सकता है प्रीलिम्स, क्योंकि एक्सट्रीम फैक्चुअल नॉलेज प्लस वो पेपर में आप रिप्रोड्यूस कर सको, उस टाइम पर रिकॉल कर सको, उसी का गेम होगा 2024 का पेपर। एक भी सिंगल एलिमिनेशन काम नहीं करने वाली 2024 के पेपर में किसी क्वेश्चन में, पर्सनल गारंटी मेरी। विक्रमादित्य 1 655 to 680 सी। ही सक्सीडेड इन पुशिंग द पल्लवास आउट ऑफ बदामी, वापस ले लिया अपने रीजन, एंड रीस्टैब्लिश अथॉरिटी ओवर द होल किंगडम। इसने ना कि सिर्फ पल्लवास को हटाया, डिफीट करा आगे चलकर जो भी रूलर थे, बट ऑल्सो कैप्चर्ड देयर कैपिटल कांचीपुरम। विक्रमादित्य 1 took the title राजमल्ला, मीनिंग द सॉवरेन रूलर ऑफ द मल्लास और पल्लवास, मतलब सॉवरेन रूलर ऑफ द मल्लास यानी कि पल्लवास के ऊपर, ठीक है। एंड ही ऑल्सो डिफीटेड द, देख रहे हो पावर देखो, चोलास, चेरास एंड पांड्यास। उसके बाद वेनादित्य 1 680 to 696 सी। सेम रूल, मतलब मैं आपको ये कृष्ण रेड्डी की बुक से बता देता हूँ, मैंने जो इसको क्रॉस चेक करा कि इसके बारे में ऐसा देख क्यों नहीं रखा, क्योंकि मुझे रिवीजन के टाइम पर ये लग रहा था जब मैं इसको देखने बैठा कि यार 16 साल का रूल है, कुछ भी नहीं है इसके बारे में क्या। बिल्कुल शांति व्यवस्था थी, इनको फिर भी लिखना चाहिए था यहाँ पर। मैं आपको अगर मैं बताऊँ, इसने यही विक्रमादित्य 1 की पॉलिसी को मतलब काइंड ऑफ ये जो है वो फॉलो करा। अब जब इतने सारे रूल्स को यहाँ पर हरा दिया तो बस कंसोलिडेट करने का काम कर रहा था यहाँ पर, और कुछ भी नहीं था। जितने रूलर्स के ऊपर विक्रमादित्य, रूलर्स नहीं, जितने रीजन्स के ऊपर विक्रमादित्य ने कब्जा करा ना, उसको सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेट करने का काम यहाँ पर कर रहा था श्रीराम, समझ गए। 16 साल के अंदर कंसोलिडेशन अच्छी खासी हो गई। फिर आया विजयादित्य, आदित्य आदित्य भरे हुए हैं पिछले 2 चैप्टर से। इसको एक दिन आपको बैठना पड़ेगा, पता है आपकी ज़िंदगी में एक दिन आएगा आदित्य नाम का, जिसमें आपको सारे आदित्य याद करने पड़ेंगे। His 37-year rule was a prosperous one and is widely known for his prolific temple building activity। यानी कि टेम्पल बिल्डिंग एक्टिविटी चलती चली गई, चलती चली गई, चलती चली गई, ठीक है। फिर विक्रमादित्य 1 था, अब विक्रमादित्य 2 733 to 743 सी। देख रहे हो हम अपने टाइम के बहुत करीब पहुंच रहे हैं, 750 सी है ना। यहीं तक डिस्कशन करनी होती है ना मैं पहले फेज की। अब बतापी डायनेस्टी वॉज एट इट्स पीक अगेन ड्यूरिंग द रूल ऑफ द illustrious king विक्रमादित्य 2, who is best known for his repeated invasions of the territory of, नाम देखना इसका, टोंडई मंडलम, टोंडई मंडलम, and his subsequent victories over the Pallava king Nandivarman II। इसने बदला लिया the earlier humiliation of the Chalukyas by the Pallavas, and in order to commemorate his victory he got engraved a Kannada inscription on the victory pillar of the Kailasnath temple।
यहाँ पर देखो, हाँ मतलब नाम दे रहे हैं बस उसको, हाँ उनको बस नाम दे रहे हैं बस। कैलासना टेम्पल देखते हैं पहले। ये मार्क कर लेना, आप लिख लेना, महाराष्ट्र में, ठीक है। और टेम्पल क्या है ये, इधर एलोरा केव्स में। हाँ, अभी एलोरा अजंता वाली जो डिबेट आएगी ना, मैंने आपको बताया, अभी जब ये पेजेस खत्म होंगे उसके बाद एक टेबल आएगा पूरा, उसमें क्लियर हो जाएगा। और सारे मंदिर और सारे पिलर्स जो मैं आपको बताता नहीं रहता था अभी प्रीवियस चैप्टर से, केव नंबर 16, 15, 14, 9, 8, 7, सारा क्लियर हो जाएगा वो। ये और किस लिए जाना जाता है, ही इज़ ऑल्सो नोन फॉर द बेनिवोलेंस टुवर्ड्स द पीपल, मतलब अच्छा नेचर था इसका, दया भावना, दान पुण्य करना। एंड द मॉन्यूमेंट्स ऑफ कांचीपुरम, द पल्लवा कैपिटल। इसके टाइम पीरियड पर अरब इंट्रूडर्स ऑफ उमायद कैलिफेट, they invaded southern Gujarat, which was under Chalukya rule. But the Arabs were defeated and driven out by Pulakesi, a Chalukya governor of Navsari. अब देख रहे हो नवसारी कहाँ पर है, किसी को पता है आप में से नवसारी कहाँ पर है? नवसारी महाराष्ट्र में है, नवसारी महाराष्ट्र में है। अब महाराष्ट्र तक इन्होंने अपना रूल फैला लिया, इस वजह से समझ गए श्रेया ये कैलासना टेम्पल का जिक्र क्यों हो रहा है यहाँ पर। एलोरा केव्स कहाँ है, कौन से राज्य में? अजंता केव्स कहाँ है? एलिफेंटा केव्स कहाँ है? महाराष्ट्र। इनका रूल ओरिजिनली कहाँ है? कर्नाटका ना, बस सिंपल श्रेया, यहीं पर ऊपर महाराष्ट्र है, कहीं दूर थोड़ी ना जाना है। इसने अरब इन्वेडर्स को हराया, ठीक है। ही लेटर ऑल्सो ओवर इन द अदर ट्रेडिशनल किंगडम्स ऑफ तमिल कंट्री, द पांड्यास, द चोलास एंड द चेरास, इन एडिशन टू सबडूइंग अ कालभद्र रूलर। काल ये कालभद्र होता है, हाँ। फिर क्या 8 हो गए ना, 9। कीर्तिवर्मन टू, कीर्तिवर्मन टू 743 टू 757 सी। इसलिए याद है पूनमलाल दहिया ने शुरू में आपको एक चीज़ मेंशन करी थी कि कभी कभार कुछ किंगडम्स एक टाइम पीरियड से ज़्यादा भी आगे तक जा सकते हैं, तो वो आपकी सिर्फ हेल्प करने को दे रखा है। जैसे उसने बताया भी था हमें, फॉर इंस्टेंस इन ऑर्डर टू इंश्योर कंटिन्यूटी अमंग द वेरियस किंगडम्स, द पीरियड फ्रॉम 650 टू 750 सी में इंक्लूड किंगडम्स आफ्टर 750 सी टू। ये देखो ये 757 तक जा रहा है वाला, ठीक है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है इससे। ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी हु वॉज डिफीटेड बाय राजकोट किंग दंती दुर्ग। तो चालुक्यन रूलर केम टू एन एंड इन अबाउट 757 सी एंड वन ऑफ द फ्यूडेटरीज द राजकोटास केम इन टू प्रोविनेंस। और किसने हराया इनको, कीर्तिवर्मन को, मतलब किसने हराया? राजकोट किंग दंती दुर्ग ने। यहीं से हम शुरुआत करते हैं अपनी 7th क्लास की आवर पास 2 की बुक से, पहला चैप्टर। ठीक है सब कुछ। कल्चरली अगर हम लोग बात करें, चालुक्यन पीरियड जो है इट इज़ नोटेड फॉर द ग्रोथ ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर डेक्कन में। बड़ी सारी जो पेंटिंग्स हैं और जो स्कल्पचर्स हैं अजंता और एलोरा केव्स के अंदर, दे वर कंप्लीटेड ड्यूरिंग द चालुक्यन रूल ओनली, ठीक है। देयर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इज कॉल्ड द चालुक्यन आर्किटेक्चर। इन्होंने डेक्कन स्टाइल ऑफ टेम्पल बिल्डिंग है जिसको हम लोग कहते हैं वेसारा स्टाइल ऑफ टेम्पल बिल्डिंग, ये डेवलप करा, विच रीड इट्स कल्मिनेशन अंडर द राजकोटास एंड होयसालास। 13वीं शताब्दी तक ये मतलब जो टेम्पल बनाने की जो इनकी आर्ट थी, जो कला थी, वो बिल्कुल बरकरार रही। नियरली 100 मॉन्यूमेंट्स बिल्ड बाय देम, रॉक कट केव हो चाहे वो, एंड स्ट्रक्चरल केव्स, दे आर फाउंड इन
मालप्रभा रिवर बेसिन इन द मॉडर्न बगलकोट डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्दर्न कर्नाटका। ये लोकली अवेलेबल जो रेडिश गोल्डन सैंडस्टोन होता है वो यूज़ करते थे यहाँ पर कर्नाटक रीजन में जो मिलता है अपने मॉन्यूमेंट्स में। एंड मोस्ट ऑफ द चालुक्यन टेम्पल बिल्डिंग एक्टिविटीज़ दे वर कंसनट्रेटेड इन अ रिलेटिवली स्मॉल एरिया ऑफ एहोल, बदामी, पत्तदकल एंड महाकुट, सारे के सारे कर्नाटक स्टेट में। अब इनकी जो टेम्पल बिल्डिंग एक्टिविटी है इट कैन बी कैटेगराइज इनटू 3 फेजेस। इसको समझना एक बार आराम से। सबसे पहले अर्ली फेज विच बिगेन इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 6th सेंचुरी सीई। इस फेज के अंदर क्या था, प्रोमिनेंटली केव टेम्पल्स वर बिल्ड। केव टेम्पल्स मतलब क्या है, पहाड़ को काट काट कर एक केव बनाया गया, गुफा को अच्छे से मतलब एक स्ट्रक्चर दिया गया, उसको मंदिर बना दिया गया। सच एज 3 एलिमेंट्री केव्स एट एयोल, एक वैदिक, एक जैना केव एंड 1 बुद्धिस्ट केव टेम्पल जो कि इनकम्प्लीट रहे। फॉलोड बाय 4 डेवलप्ड केव टेम्पल्स एट बदामी, आउट ऑफ विच 3 केव टेम्पल्स आर वैदिक एंड 1 बिलोंग्स टू जैन ट्रेडिशन। जिसको वैदिक बोला जा रहा है वो क्या है, एसोसिएटेड विद ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन। ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट नोटवर्दी फीचर जो केव टेम्पल जो बदामी में मिलते हैं उनका ये था दैट ईच हैज अ प्लेन एक्सटीरियर, बाहर से बिल्कुल प्लेन है, बट इंटीरियर में अगर आप अंदर जाओगे एक्सेप्शनली वेल फिनिश्ड इंटीरियर उनका, कंसिस्टिंग ऑफ अ पिलर्ड वरांडा, अ कॉलम हॉल, मंडप, अ सिला, श्राइन कट इनटू द रॉक विच कंटेन्स द डिटी ऑफ वर्शिप। उनकी मतलब मूर्ति जो है वो बनाई जाती थी। ये अभी आपको एलोरा जनता सही समझ में आएगा। फिलहाल के लिए चलो मैं आपको एक दिखा देता हूँ मैं आपको। इसको देख लो जैसे का। पहले आपको मैं दिखाता हूँ, बाहर देखो कुछ दिख रहा है, कुछ बहुत बड़ी चीज़, कोई बढ़िया सी इंटरेस्टिंग लग रहा है, कुछ भी जाने का मन करेगा नहीं ना। लेकिन इंटीरियर अगर हम एंटर करें, घूम कर जाएं अगर, तो ये देखो नक्काशियाँ देखो, यानी कि एलिमेंट जो है यहाँ पर, एक चीज़ हमें यहाँ से भी पता लगती है कि एलिमेंट जो है टेम्पल बिल्डिंग का यहाँ पर इनके द्वारा किस किस को सपोर्ट करा जाता था, ब्राह्मणिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म। इससे एक और बात पता लगती है, एलोरा और अजंता केव्स में हमें इंग्रेडिएंट देखने को मिलता है तीनों धर्मों का, हिंदुज्म या ब्राह्मणिज्म कह लो, ब्राह्मणिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म। ठीक है, वहीं पर तो करवाया ना इन्होंने। तो मतलब वहाँ पर भी हैं, मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ सारे के सारे चीज़ आप एलोरा टेम्पल्स के ऊपर थोप दो, एलोरा केव्स के ऊपर थोप दो, वहाँ पर भी इनके द्वारा नक्काशी बनवाई गई थी। ठीक है। द वैदिक टेम्पल्स कंटेन लार्ज वेल स्कल्प्टेड इमेजेस ऑफ हरिहर। हरिहर कौन थे, मैंने आपको पढ़ाया था प्रीवियस चैप्टर में। आधे कौन, आधे कौन, अरे यार क्या रिवीजन चलती है तुम लोगों की। आधे शिव, आधे विष्णु, ठीक है। उसके बाद महिषासुर मर्दिनी, वराह, नरसिंह, त्रिविक्रम, विष्णु सीटेड ऑन अनंत द स्नेक एंड नटराज डांसिंग शिवा। ठीक है। इनके बारे में अभी हम पूरी की पूरी जो है यहाँ पर अलग अलग जब टेम्पल्स को देखेंगे, अलग अलग केव्स की तरफ देखेंगे, तो एक एक मंदिर को अलग से देखेंगे। जैसे एक आपने वो चीज़ सुना है, अर्जुनास पेनिंस सुना है ना, वो भी मैं आपको बताऊंगा, है ना। उसके ऊपर भी देखो एक डिबेट चलती है कि वो अर्जुना पेनिंस है कि नहीं है ना। वहाँ पर शिव जी भी बन रखे हैं, विष्णु जी भी बन रखे हैं, और अर्जुन जो है हो सकता है कि शिव की आराधना कर रहा हो पशुपत शास्त्र को मांगने के लिए, है ना। बहुत सारी इंटरप्रिटेशन है ना उसकी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। हम एनसीईआरटी में बहुत पढ़ चुके हैं उसके बारे में, अगर आपको पता हो।
हाँ, हर जगह, मतलब हम तो 12th में भी पढ़ चुके हैं, 6 में भी, तमिलनाडु में भी। हम देखेंगे इसको और आगे अच्छे से। आगे सेकेंड फेज इनके जो है टेम्पल बिल्डिंग एक्टिविटी का। दिस फेज ऑफ टेम्पल बिल्डिंग वॉज एट एहोल कर्नाटका वेयर सम 70 स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट एंड इट हैज़ बीन कॉल्ड वन ऑफ द क्रेडल्स ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर। ठीक है, एंड बदामी, दोनों एहोल और बदामी कर्नाटक के अंदर। अब जैसे यहाँ पर देखो, लदखन टेम्पल, इसको बोला जाता है लदखन टेम्पल। स्टोन विंडोज बहुत अच्छे से बनाई गई यहाँ पर, जो स्कल्पचर्स हैं रिवर गॉडेसेस के। द मेगुती जैन टेम्पल which shows progress in structural design, and Durga temple with its northern Indian style tower. Other Dravida style temples of this period are the Nagnath temple at Nagaral, Bananti Gudi temple and Mahakoteshwar temple. तो मैं आपको पहले लदखन टेम्पल दिखाता हूँ। लदखन टेम्पल ऊपर देख रहे हो, कुछ कोनिकल है क्या, पॉइंटेड है? नहीं ना, फ्लैट है सब कुछ। ये प्रक्रिया देखो अब शुरू हो चुकी है यहाँ पर। ठीक है, लदखन टेम्पल परफोरेटेड स्टोन विंडोज, देख रहे हो, पत्थर 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 से कैसे कैसे ये सब कुछ बनाया गया है पूरा का पूरा। ओके, उसके बाद स्कल्पचर्स ऑफ रिवर गॉडेसेस, ये इनकी बात हो रही है। थोड़ा सा पास चल के देखते हैं। ये और थोड़ा एक्सटीरियर पर ये देख रहे हो, पानी पूरा का पूरा उठ रहा है। ठीक है, रिवर गॉडेस। उसके बाद मेगुती जैन टेम्पल, अगेन ये क्या दिखा रहा है, इनकी पेट्रोनेज टुवर्ड्स जैनिज्म। मेगुती जैन टेम्पल वैसे ही लग रहा है बिल्कुल लदखन टेम्पल जैसा स्ट्रक्चर, सेम, ऊपर से सेम है बिल्कुल। ये देखो, यहाँ पर बिल्कुल फ्लैट है ना। दुर्गा टेम्पल, ये एनसीईआरटी में दे रखा है 6th क्लास में, ये मैंने आपको दिखाया था। दुर्गा टेम्पल, यही आगे चलकर एक दरवाजे बन जाएंगे, ग्रैंडियर स्ट्रक्चर जो है, और इनको क्या बोला जाएगा, साउथ इंडियन टेम्पल्स में पहले इस दरवाजे से बड़े थे, गुजरना पड़ता, फिर आप मंदिर के उसमें घुसते हो प्रीमाइसेस में। शाबाश, गोपुरम। और गोपुरम कैसे दिखेंगे आगे चलकर होगा भी ये, गोपुरम लाइक दिस, है ना। पहले आप इससे एंटर हो, फिर उसके अंदर जाओ। जगन्नाथ मंदिर में भी है क्या इसमें ऐसे गोपुरम, गोपुरम से होकर जाना पड़ता है क्या अंदर? एक है तो, एक कोई बड़ा दरवाज़ा तो है, मतलब उससे होकर जाते हैं, ऐसे ही बना हुआ है पत्थरों का, क्या कहते हैं उसको? अच्छा, पता करके बताना मुझे ज़रा। अदर द्रविडिया स्टाइल टेम्पल्स ऑफ दिस पीरियड आर नागनाथ टेम्पल, ये उसके बाद बनंतीगुड़ी टेम्पल,
बनंतीगुड़ी टेम्पल, फिर महाकोटेश्वर टेम्पल, महाकोटेश्वर, ओके। ये सारे टेम्पल्स कहाँ पर हैं? सारे के सारे कर्नाटका में। मैच्योर फेस, मैच्योर फेस ऑफ बादामी चालुक्यन आर्किटेक्चर इंक्लूड द स्ट्रक्चरल टेम्पल्स एट पत्तदकल, जो कि 8वीं शताब्दी में बिल्ड करे गए, एंड दे आर नाउ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यानी कि तो बहुत ही ज़्यादा ग्रैंडर स्ट्रक्चर वाले होंगे। एंड देयर आर 10 टेम्पल्स एट पत्तदकल, 6 इन सदर्न द्रविडियन स्टाइल एंड 4 इन नॉर्दर्न नगारा स्टाइल। यानी कि यहाँ पर आपको एक फैक्ट और पता लग रहा है, दक्षिण भारत के जो टेम्पल्स हैं वो द्रविडियन स्टाइल के अंदर है, और नॉर्थ इंडिया के अंदर जनरली जो टेम्पल्स होते हैं वो नगारा स्टाइल के अंदर है। वो अलग बात है कि चालुक्यन रूलर्स ने जो यहाँ पर टेम्पल्स बनवाए उन्होंने नॉर्थ इंडिया के टेम्पल आर्किटेक्चर को भी बोरो करा, स्टाइल को बोरो करा, ठीक है। एंड वेल नोन अमंग दीज आर द संगमेश्वर टेम्पल, अब देखो बात ही अलग लग रही है ना इस टेम्पल की, पत्तदकल है ना, ये सब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट है। विरूपाक्षा टेम्पल ऑफ कर्नाटका, ये आगे चलकर इसको और कौन निखारेगा, कौन सा एम्पायर मध्यकालीन भारत में, किसका था विरूपाक्षा टेम्पल? विजयनगर एम्पायर वालों का, हम्पी, ठीक है। ये देखो, हाँ पंपा देवी थी ना यहाँ पर, याद है। और ये देखो अब आ गया गोपुरम का स्ट्रक्चर, यहाँ से एंटर होना है और यहाँ तक जाना है ना। ग्रैंड्योर स्ट्रक्चर, ये देखो एंट्री गेट कितना ग्रैंड्योर, विरूपाक्षा टेम्पल, ओके। इसके बाद है ऑफ कर्नाटका, विच कंटेन्स अ लॉट ऑफ रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम महाभारत, मल्लिकार्जुन टेम्पल बिल्ड इन सदर्न स्टाइल। अगेन यहाँ पर गोपुरम, मल्लिकार्जुन टेम्पल, ये इसका एरियल व्यू। इंस्क्रिप्शनल एविडेंस, मतलब जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो हमें ये बताते हैं डैट विरूपाक्षा एंड मल्लिकार्जुन टेम्पल्स दे वर कमीशनड बाय द 2 क्वींस ऑफ किंग विक्रमादित्य II। दो जो पटरानियाँ थी विक्रमादित्य II की, ये जो है, ठीक है, उन्होंने ऑर्डर दिया था आफ्टर इज मिलिट्री सक्सेस ओवर द पल्लवास ऑफ कांचीपुरम, ठीक है। भूतनाथ ग्रुप ऑफ टेम्पल्स एट बादामी आर ऑल्सो फ्रॉम दिस पीरियड। तो ये भूतनाथ टेम्पल ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, मतलब ये हैं भूतनाथ टेम्पल, ये देखो। उसको थोड़ा सा पास से दिखाता हूँ। पहले तो आप इसी को देखो, ये कौन से डीडी को डेडिकेटेड है टेम्पल?
शिवा। बाय द नेम भूतनाथ। एक ही देवता है जो कि भूतों को भी अपने पास आने देते हैं ना। क्या? हाँ, भूत पिशाच पूजा करते हैं शिव जी की। ओके, इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इनके दूसरे खानदान, मतलब इनके खानदान के एक दूसरे चेन के बारे में, आंध्र प्रदेश के अंदर ईस्टर्न चालुक्यास ऑफ वेंगी। ठीक है, इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।